आज हम पढ़ने वाले हैं थिंकिंग के बारे में। थिंकिंग भी कॉग्निटिव प्रोसेस यूनिट साइकोलॉजी में आता है, जो कि यूनिट 3 था पहले, और अब जब बुक का एडिशन चेंज होने के बाद ये यूनिट 6 में आता है। तो हम लोग बात करते हैं थिंकिंग के बारे में। थिंकिंग भी कॉग्निटिव प्रोसेस का पार्ट है। तो इसका मतलब ही है कि इसमें मेंटल ब्रेन हमारा क्या है, इन्वॉल्व हो रहा है, मेंटल एक्टिविटी हो रही है, इसीलिए ये कॉग्निटिव प्रोसेस में आता है। तो जब भी हम किसी चीज़ को थिंक करते हैं, थिंक करना मतलब क्या, इसका मतलब होता है सोचना। सोचना को ही हम क्या कहते हैं, थिंकिंग। तो इसमें हमारा काफ़ी ज़्यादा दिमाग लगता है। अगर कोई प्रॉब्लम आ गई, हम सोचते हैं भाई ये कैसा होगा, नहीं होगा, तो इसमें बहुत ज़्यादा हमारा ब्रेन इन्वॉल्व होता है। हमें चीज़ों को सोचना पड़ता है, दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ता है, दिमाग पे जोर डालना पड़ता है। तो उसी सोचने को हम कहते हैं थिंकिंग। तो थिंकिंग क्या है, एक अगर किताबी भाषा में बोले तो बुक के लैंग्वेज में इट इज़ कॉम्प्लेक्स मेंटल एक्टिविटी। थिंकिंग क्या है, कॉम्प्लेक्स मेंटल एक्टिविटी, यानी कि एक ऐसा प्रोसेस है जो कि ब्रेन में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, जो कि हमारे ब्रेन से रिलेटेड है और ब्रेन में होता है। नेक्स्ट है इन्वॉल्व्स रिस्पॉन्स ऑफ इंडिविजुअल टू प्रॉब्लम। तो थिंकिंग का मतलब क्या है कि हम लोग जो इंडिविजुअल है, हमारा रिस्पॉन्स होता है किसी प्रॉब्लम के प्रति, हमारा जो रिस्पॉन्स है उसी को हम क्या कहेंगे, थिंकिंग। कि जो ये लाइक हम किसी प्रॉब्लम को सोच रहे हैं, और जो हम सोच के जो हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं, वही क्या है, हमारा रिस्पॉन्स है। जो हमारा रिस्पॉन्स है वही क्या है, किसी प्रॉब्लम के प्रति जो हमारा रिस्पॉन्स है वही क्या है, थिंकिंग। क्योंकि बिना सोचे तो हम रिस्पॉन्स कर नहीं पाएंगे, रिस्पॉन्स करने के लिए सोचना ज़रूरी है। तो वही क्या है, थिंकिंग है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं डेफिनेशन की। अगर थिंकिंग की डेफिनेशन की बात करें तो थिंकिंग इज़ अ प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस इन विच वी यूज़ आइडियाज़। तो इट इज़ वेरी क्लियर दैट थिंकिंग क्या है, सोचना क्या है, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस है, यानी कि प्रॉब्लम, किसी भी समस्या को सॉल्व करने का एक तरीका है, जिसके थ्रू कैसे करते हैं, आइडियाज़ के थ्रू। और ये आइडियाज़ कहाँ से आते हैं, ब्रेन से आते हैं। तो वही चीज़ है कि थिंकिंग क्या है, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस, एक तरीका है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, जिसमें कि हम बहुत सारे आइडियाज़ का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट वी विल बी टॉकिंग अबाउट टाइप्स ऑफ थिंकिंग, कि थिंकिंग जो है आखिर कितने प्रकार के हैं। तो इट इज़ ऑफ 5 टाइप्स, दैट इज परसेप्चुअल थिंकिंग, कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग। नाउ वी विल सी इन डिटेल्स क्या होता है इसका मतलब। नाउ वी विल टॉक अबाउट परसेप्चुअल थिंकिंग और कंक्रीट थिंकिंग। परसेप्चुअल थिंकिंग को हम लोग कंक्रीट थिंकिंग के भी नाम से कहते हैं, जानते हैं, ठीक है। और ये क्या है, ये एक बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ थिंकिंग है। ऐसा इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम लोग जो भी चीज़ें देखते हैं, जैसे हमने टीवी देखा तो हम टीवी ही देख रहे हैं, उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज या उसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं। जो हम देख रहे हैं वही हम सोच रहे हैं, जो देख के हम धारणा बना रहे हैं वही चीज़ है। इसीलिए इसको हम कहते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ थिंकिंग। इसमें हमने एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं सोचा। फिर क्या, बेस ऑफ दिस टाइप ऑफ थिंकिंग इज परसेप्शन। जैसे कि मैंने कहा, परसेप्शन क्या होता है, परसेप्शन होता है कि किसी भी चीज़ को जब हम अपने एनवायरनमेंट में देखते हैं, और उससे हम क्या, उसको देख के हम क्या समझते हैं, क्या धारणा बनाते हैं, वही है परसेप्शन। जो भी हमारे आसपास जो भी चेंजेस हो रहे हैं, जो हो रहा है वही हम नोटिस कर रहे हैं, देख रहे हैं, वही क्या है, परसेप्शन। मतलब जो हमारा दिमाग समझ रहा है, हमारे आसपास की दुनिया को जो दिमाग समझ रहा है वही क्या है, परसेप्शन है। फिर कहते हैं थिंकिंग ऑफ लोअर ऑर्डर भी कहते हैं। परसेप्चुअल थिंकिंग को थिंकिंग ऑफ लोअर ऑर्डर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो थिंकिंग है ये बहुत ही बेस थिंकिंग है। लाइक हमने टीवी देखा तो हम बस टीवी के बारे में सोच रहे हैं, हम कुछ एक्स्ट्रा इधर उधर की बातें हम नहीं सोच रहे हैं, इसीलिए इसको थिंकिंग ऑफ लोअर ऑर्डर पे कहा गया। इसमें कुछ एक्स्ट्रा इसमें नहीं है। नेक्स्ट इज सच थिंकिंग इज सीन इन एनिमल्स एंड चिल्ड्रेन। तो ऐसी जो थिंकिंग है हमें ज़्यादातर एनिमल्स और बच्चों में देखने को मिलता है। तो दिस वॉज अबाउट कंक्रीट थिंकिंग या फिर परसेप्चुअल थिंकिंग। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू रीड अबाउट कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग। तो कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग क्या है, इसका हम लोग दूसरे शब्दों में दूसरे वर्ड में हम लोग इसको एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी बोलते हैं। अब क्यों बोलते हैं, वी विल सी इट। इट इज़ ऑपोजिट ऑफ परसेप्चुअल थिंकिंग। क्यों है ये ऑपोजिट, क्योंकि परसेप्चुअल थिंकिंग में क्या हो रहा था, अब जैसे कि हमने देखा सेब, हमने सेब देखा तो हम केवल सेब के बारे में देख रहे हैं। हमने टीवी देखा तो हम केवल टीवी के बारे में सोच रहे हैं। जो हम देख रहे हैं, जो हम वही हम
सोच रहे हैं। बट इसमें क्या होता है, कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग में जो चीज़ें हमारे आसपास मौजूद नहीं है हम उसको इमेजिन करते हैं, और उस चीज़ के बारे में जो मौजूद नहीं है उसके बारे में हम कॉन्सेप्ट बनाते हैं, सोचते हैं, विचारते हैं, है ना। जैसे कि कोई कवि है, कोई कविता लिख रहे हैं, तो वो किसी कुछ इमेजिन करते हैं और किसी की खूबसूरती को अपने कविता में उसका वर्णन करते हैं। वो लोग क्या करते हैं, अपने पोएम्स में बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन देते हैं किसी भी चीज़, चाहे वो नेचर की ब्यूटी हो या फिर वो कोई भी चीज़ हो, ठीक है। और इट डज़ नॉट रिक्वायर परसेप्शन ऑफ एक्चुअल ऑब्जेक्ट। तो जैसे कि मैंने कहा टीवी है, सेब है, तो वो क्या है, जो ऑब्जेक्ट दिख रहा है उसके परसेप्शन पे, ये एक्चुअल ऑब्जेक्ट के बेस पे ये परसेप्शन नहीं होता, ये इमेजिनरी होता है। इसीलिए इसको हम एब्स्ट्रैक्ट या फिर कॉन्सेप्चुअल बोलते हैं, यानी कि हम अपने दिमाग में सोच रहे हैं वो चीज़। वन मेक यूज़ ऑफ कॉन्सेप्ट, जनरलाइज्ड आइडियाज़ एंड लैंग्वेज। तो इसको जैसे हमने कहा पोएट का एग्जाम्पल लिया, तो हम लोग, एक व्यक्ति क्या करता है, एक कॉन्सेप्ट यूज़ करता है, उसका एक कॉन्सेप्ट होता है जो कि वो सोच कर करता है, या फिर कोई जनरलाइज्ड आइडियाज़ या लैंग्वेज का इस्तेमाल करके वो क्या करता है, कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग यूज़ करता है। जैसे कि अगर कोई कहानी ही लिख रहा है, तो वो खुद से कुछ कॉन्सेप्ट बना रहा है, खुद से कुछ सोच रहा है, कोई जनरलाइज्ड आइडियाज़ वो यूज़ कर रहा है, फिर वो अपनी भाषा में क्या कर रहा है, उस चीज़ को प्रकट कर रहा है। तो इसीलिए ये क्या है आपका कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग। फिर क्या है, रिगार्डेड एज सुपीरियर टाइप ऑफ थिंकिंग। इस थिंकिंग को हम बहुत सुपीरियर मानते हैं, ऑब्वियसली मानते हैं, क्योंकि हमने देखा कि जो दिख रहा है हम सिर्फ वही नहीं सोच रहे, जो नहीं है मौजूद हम उसके बारे में, जो प्रेजेंट भी नहीं है, हम इमेजिन करके खुद में कहानी बना के, फ़ोटो इमेजिन करके हम चीज़ों को एज्यूम कर रहे हैं और सोच रहे हैं और कॉन्सेप्ट को बना रहे हैं। इसीलिए इसका नाम है कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग। इसका एग्जाम्पल है स्टोरी टेलर या फिर पोएट। जैसे कि कोई कहानी भी बोल रहा है तो वो कितना हर कुछ इमेजिन करता है, ऐसा होगा कहानी में, फिर ये ट्विस्ट आएगा, तो वो क्या है, वो इमेजिन कर रहा है, राइटर जो है अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बना रहा है, इसीलिए इसका नाम है कॉन्सेप्चुअल या फिर एब्स्ट्रैक्ट। नेक्स्ट वी विल रीड अबाउट रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, जिसको कि हम लोग लॉजिकल थिंकिंग के नाम से भी जानते हैं। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग क्या है, इट एम्स एट सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। नाम से ही पता चल रहा है कि किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लॉजिक लगाना पड़ेगा, इसीलिए इसका नाम क्या है, लॉजिकल थिंकिंग। और इसका एम भी क्या है, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना। जैसे कि हम लोग कोई मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, रीजनिंग बना रहे हैं, या जो भी जिसमें हमारा मेंटल एक्टिविटी इन्वॉल्व हो रहा है उसको सॉल्व करने में, तो दैट इज़ लॉजिकल थिंकिंग उसमें अप्लाई हो रहा है। फिर क्या, फाइंडिंग न्यू वेज टू रिएक्टिंग टू अ सिचुएशन। अब जैसे हमें हमारे बहुत 50 तरीके के मैथ्स प्रॉब्लम होते हैं, तो ज़रूरी तो नहीं कि सारे एक ही तरीके, एक ही प्रॉब्लम अप्रोच से ही सारा सॉल्व हो जाएगा। हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अलग अलग दिमाग लगाना पड़ता है, अलग अलग तरीके से सोचना पड़ता है। तो इसीलिए कह रहा है फाइंडिंग न्यू वेज टू रिएक्ट टू अ सिचुएशन, यानी कि एक नया तरीका हमें सोचना पड़ेगा कि कैसे हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। नेक्स्ट है इंसाइटफुल कॉग्निटिव अप्रोच, यानी कि इसमें हम क्या करते हैं, अपना दिमाग यूज़ करते हैं, यानी कि अंदर हम लोग अपने दिमाग से सोचते हैं कि क्या करना है, इसीलिए इंसाइटफुल और कॉग्निटिव अप्रोच, यानी कि ब्रेन यूज़ हो रहा है तो कॉग्निटिव बोलते हैं, यानी कि मेंटल प्रोसेस इन्वॉल्व हो रहा है। बिना दिमाग लगाए किसी भी प्रॉब्लम को हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए अगर किसी की बुद्धि मान लेते हैं कि कम है, तो क्या वो प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएगा, मैथ्स नहीं कर पाएगा, उसके लिए आईक्यू चाहिए, आईक्यू ही नहीं होगा तो कैसे सॉल्व करेगा। इसलिए इंसाइटफुल कॉग्निटिव अप्रोच है ये, प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो उसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट इज फैक्ट्स अरेंज्ड इन लॉजिकल ऑर्डर। इसमें क्या होता है, जो भी फैक्ट्स होते हैं उसमें जो है लॉजिकल ऑर्डर में अरेंज किए जाते हैं, तभी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। अब चीज़ें एकदम उलझी हुई हैं तो पहले उसको सुलझाना पड़ता है, तभी उसका सोल्यूशन होगा, जब सुलझाएंगे ही नहीं तो कैसे अरेंज होगा। अब फॉर इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है चेस। जैसे कि हम चेस खेलते हैं तो हर बार क्या होता है, हमें नहीं पता ना सामने वाला सेम टू सेम ऐसा ही चलेगा, वो जैसा चलता है हम उसके अकॉर्डिंग हम नया सोचते हैं, नए तरीके से, न्यू तरीके से सोच के, नया थिंकिंग करके उसको न्यू अप्रोच से हम क्या करते हैं, सामने वाले को हराते हैं, और हमेशा क्या करते हैं, कुछ ना कुछ नया लॉजिक लगाते रहते हैं, न्यू वेज को फाइंड करते हैं, है ना। इसीलिए क्या है, इसको हम कहते हैं लॉजिकल थिंकिंग। नेक्स्ट वी विल बी टॉकिंग अबाउट क्रिएटिव थिंकिंग। नाम से ही पता चल रहा है कुछ नया, क्रिएटिव मतलब क्या, कुछ नया करना, दैट इज़ व्हाट इज़ क्रिएटिव थिंकिंग। तो क्रिएटिव
करने के लिए जब हम कुछ सोचते हैं तो दैट इज़ क्रिएटिव थिंकिंग, यानी कि कुछ नया करने के लिए हम सोच रहे हैं। एनीवेज डोंट गो ऑन माय हैंड राइटिंग, थोड़ा जल्दी जल्दी में हो जाता है। नेक्स्ट फिर इसके बारे में हम पढ़ रहे थे क्रिएटिंग समथिंग न्यू, यानी कि हम क्या करते हैं, क्रिएट कर रहे हैं कुछ नया, इसी को तो हम कहते हैं क्रिएटिविटी। जब भी हम कुछ नया करने की कोशिश करते हैं या नया सोचते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, क्रिएटिव। तो वही क्या है, क्रिएटिंग, यानी कुछ नया क्रिएट करने की हम कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट इज इंडिविजुअल हिमसेल्फ फॉर्मुलेट्स द प्रॉब्लम एंड फ्री टू इन्वेंट टूल्स फॉर सोल्यूशन। इसमें क्या होता है कि जो इंडिविजुअल है वो खुद ही प्रॉब्लम को सोचता है, खुद ही उसका सोल्यूशन करता है, ठीक है, कुछ नया खोजता है, उसका सोल्यूशन भी करता है। यही क्या है, क्रिएटिव थिंकिंग। मतलब खुद ही प्रॉब्लम को हम सोच रहे हैं और खुद ही बना रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अब जैसे कोई साइंटिस्ट है तो साइंटिस्ट क्या करेगा, खुद ही प्रॉब्लम, किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के बारे में सोचते हैं, देखते हैं, फिर उसी के बारे में सोल्यूशन उसका खोजते हैं। या कोई पेंटर है, उस खुद ही सोचता है कि आज उसको क्या बनाना है, फिर उसी में अपनी क्रिएटिविटी दिखाता है कि कैसे वो नए तरीके से इसको बना सकता है और फिर उसका सोल्यूशन करता है। फिर नेक्स्ट, नॉट बाउंड बाय प्री स्टैब्लिश्ड रूल। तो क्रिएटिविटी में क्या है कि हमेशा क्या करना है, कुछ नया करना है, न्यू करना है। अगर न्यू करेंगे तो ऑब्वियसली प्री स्टैब्लिश्ड रूल को फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि अगर पहले से कोई सोची हुई चीज़ को हम लोग फॉलो करेंगे तो क्या वो नहीं होगी ना। नया सोचने के लिए हमें नया सोचना पड़ेगा, यानी कि पहले के ही चीज़ों को अगर हम सोचेंगे, प्री स्टैब्लिश चीज़ों को ही अगर हम सोचेंगे तो नया तो नहीं हो पाएगा, तो क्रिएटिव नहीं हो पाएगा। इसीलिए इसमें कोई ऐसा रूल नहीं है कि पहले से ये ऐसा ही होना चाहिए, हमेशा हम कुछ नया करने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल साइंटिस्ट, पेंटर, लाइक वो लोग खुद सोचते हैं आज क्या पेंट करेंगे, फिर खुद उसमें नई क्रिएटिविटी दिखाते हैं, इसको हम इस तरीके से दिखा सकते हैं या ऐसे बना सकते हैं। फिफ्थ नंबर पे क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में। क्रिटिकल वर्ड क्या होता है, कोई भी चीज़ जब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, ऐसा क्रिटिकल सिचुएशन है, यानी कि बहुत ज़्यादा डू एंड डाई सिचुएशन है, मतलब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, या थोड़ा सा भी अगर हमने गलती किया, गड़बड़ किया तो ये चीज़ें मिस हो जाएंगी। तो वहीं पे क्या होता है, क्रिटिकल थिंकिंग का इस्तेमाल होता है। ये जो है हायर ऑर्डर वेल डिसिप्लिन थॉट प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व होता है, यानी कि ये बहुत ही हायर ऑर्डर, बहुत ही ज़्यादा दिमाग लगा के हमें क्या करता है, वेल डिसिप्लिन थॉट प्रोसेस के साथ हम क्या करते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं। क्यों? क्योंकि ये ऐसे सिचुएशन में यूज़ होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा सिचुएशन कॉम्प्लेक्स होता है, यानी कि थोड़े से भी हमारी गलती की वजह से क्या हो सकता है, मिस्टेक हो सकता है। इसमें हमारा कॉग्निटिव स्किल का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ऑब्वियसली बात है, किसी भी थिंकिंग को करने के लिए हमारा ब्रेन इन्वॉल्व होता है। फिर क्या, सॉल्विंग क्रिटिकल प्रॉब्लम्स, ये मेनली कहाँ पे यूज़ होता है, जहाँ पे हम क्रिटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं। जैसे मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो वो क्रिटिकल प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। क्रिटिकल प्रॉब्लम ये है, जैसे कि कोई पेशेंट बहुत ज़्यादा कहीं पे कोई सुनामी आ गया, अर्थक्वेक आ गया, वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, इंजर्ड पड़े हैं, या किसी को अचानक से किसी को सांस नहीं आ रहा है, तो वो क्या होता है, क्रिटिकल सिचुएशन होता है। वहाँ पे अगर आप थोड़ा सा भी अगर आप उसको नहीं दोगे CPR, अगर किसी को सांस नहीं आ रहा है तो क्या होगा, वो व्यक्ति मर जाएगा। तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा क्रिटिकली सोचना पड़ेगा। अब जैसे घर में आग लग गया तो इंस्टेंट आप उस सिचुएशन में आप क्या रिएक्ट करोगे, क्या आप सोच के उसका सोल्यूशन करोगे, वही क्या है। क्योंकि अगर आप नहीं सोच पाओगे, या तो पूरा घर जल के राख हो जाएगा, लोग मर जाएंगे, या नहीं तो आप बहुत क्रिटिकली अच्छे से दिमाग लगा के हायर ऑर्डर ऑफ थिंकिंग का इस्तेमाल करके यूज़ करके आप सोचोगे, नहीं मैं जल्दी से कॉल कर देता हूँ, फायर ब्रिगेड आ जाएगा, जल्दी से यहाँ से भगा देता हूँ लोगों को, बाहर निकलने में मदद करता हूँ, या जो भी आप सोचोगे, तो वही क्या है, क्रिटिकल थिंकिंग। नेक्स्ट हम लोग अभी हमने देखा टाइप्स ऑफ थिंकिंग, बट इसी में हम देखेंगे और भी कुछ अदर टाइप्स हैं थिंकिंग के, कि तो वो क्या है। पहला है कंट्रोल्ड थिंकिंग। कंट्रोल्ड थिंकिंग से पता चलता है हमें कि किसी भी चीज़ को हम सोच रहे हैं लेकिन कंट्रोल्ड वे में सोच रहे हैं, मीन्स एक डेफिनेट बाउंड्री में सोच रहे हैं। अगर हम किताब के बारे में सोच रहे हैं तो हम सिर्फ किताब के बारे में सोच रहे हैं, अगर हम फूल के बारे में सोच रहे हैं तो हम सिर्फ फूल के बारे में सोच रहे हैं, हम टीवी के बारे में सोच रहे हैं तो सिर्फ टीवी के बारे में, मतलब एक फिक्स्ड प्लेस है कि हम इसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, उससे ज़्यादा इर्द गिर्द हम इधर उधर एक्स्ट्रा नहीं सोच रहे हैं। तो वही क्या है, कंट्रोल्ड थिंकिंग। तो जो कंट्रोल्ड थिंकिंग है वो दो टाइप का है, दैट इज़ रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। उसके बारे में भी बात करेंगे। बट कंट्रोल्ड थिंकिंग है क्या, ये क्या है, ये थिंकिंग, ये इस टाइप का थिंकिंग है जिसको कि हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल भी करते हैं और रेगुलेट भी करते हैं। जैसा हम जितना जिस बाउंड्री में सोचना चाह रहे हैं उतना ही सोच रहे हैं, उससे बाहर का नहीं सोच रहे हैं। अब जैसे कि अगर हम नर्सिंग की बात करें तो हम सिर्फ नर्सिंग के बारे में सोचेंगे, हम उसमें आर्किटेक्चर के बारे में नहीं सोच रहे हैं।
तो वही क्या है, कंट्रोल थिंकिंग, एक एरिया बाउंड हो जाता है कि हम उसी के बारे में, ये कैसा थिंकिंग है, थिंकिंग इज गोल डायरेक्टेड। तो इस थिंकिंग का क्या होता है, एक गोल होता है, जैसे कि हम कोई मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो हम सिर्फ मैथ्स के प्रॉब्लम पे ध्यान दे रहे हैं, बाकी किसी चीज़ पे मेरा ध्यान नहीं है, हम उसी के बारे में सोच रहे हैं और उसी को सॉल्व करने के लिए सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिव थिंकिंग, ये सब क्या है, कंट्रोल थिंकिंग में आएगा, क्योंकि हम किसी चीज़ का रीजनिंग कर रहे हैं तो किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम का ही रीज़न आउट करेंगे कि आखिर ये ऐसे क्यों है, क्या है, प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे, उस एरिया में बाउंड रह के सिर्फ उस प्रॉब्लम को ही सॉल्व करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा नहीं देखेंगे। क्रिएटिव थिंकिंग भी करेंगे तो कुछ नया सोचेंगे, तो कुछ पर्टिकुलर फील्ड में ही कुछ नया सोचेंगे, भाई इस चीज़ के बारे में हम सोच रहे हैं। तो ये क्या है हमारा कंट्रोल थिंकिंग। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि कंट्रोल थिंकिंग के दो टाइप्स थे, तो हम रीजनिंग के बारे में बात करेंगे। रीजनिंग क्या है, रीजनिंग क्या है, किसी भी सोल्यूशन को, प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड करना ही क्या है, रीजनिंग है। रीजनिंग हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करते हैं, कोई भी मैथ्स प्रॉब्लम हो या रीजनिंग, उसका आंसर खोजते हैं, वही क्या है रीजनिंग। ये क्या है, हाईली स्पेशलाइज्ड थिंकिंग है, इसको हम लोग हाईली स्पेशलाइज्ड थिंकिंग में बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, ब्रेन हमारा बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीके से ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, क्योंकि बिना ब्रेन के तो सॉल्व कर नहीं पाएंगे, प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलेगा नहीं। और इसको अगर डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन, रीजनिंग इज़ अ स्टेप वाइज थिंकिंग विथ अ पर्पस और गोल इन माइंड। यानी कि रीजनिंग क्या है, स्टेप वाइज थिंकिंग है, ये नहीं कि एक ही बार में सोच लेते हैं, धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप करके हम किसी चीज़ को सोचते हैं, और प्रॉब्लम का ये दिमाग में ये रहता है कि प्रॉब्लम का सोल्यूशन खोजना है, तो वो दिमाग में गोल सोच के हम लोग क्या करते हैं, किसी चीज़ को स्टेप वाइज सोच के हम लोग उसका सोल्यूशन फाइंड करते हैं, उसी को क्या कहते हैं, रीजनिंग। बात करते हैं रीजनिंग के टाइप्स की, तो ये इंडक्टिव और डिडक्टिव दो टाइप के होते हैं। इंडक्टिव में क्या होता है कि हम ऑब्जर्व करते हैं और उसका एक जनरलाइज आइडिया आता है, फिर हम उसे थियरी बनाते हैं। अब जैसे कि हम सभी को पता है कि वाटर जो है, ये सारा क्या है, एयर वाटर, ये सब क्या है, मैटर है, और ये सब क्या है, हीट करने पे क्या होगा, एक्सपैंड करेगा, जैसे वाटर भी है, हीट करने पे एक्सपैंड करेगा, ठीक है। तो जितने भी मैटर्स होते हैं तो वो सब क्या है, कहीं ना कहीं हीट करने पे एक्सपैंड करता है, ठीक है, चाहे वो एयर हो, वाटर हो, है कि नहीं। हवा को भी हीट करते हैं तो वो ऊपर उड़ता है, एक्सपैंड करता है, पानी को भी गर्म करते हैं तो बॉयल होकर एक्सपैंड होकर वेपर बन जाता है, उड़ता है, ठीक है। वो था इंडक्टिव टाइप। दूसरा है डिडक्टिव टाइप। डिडक्टिव मतलब क्या होता है, डिडक्टिव टाइप में कि इसमें क्या होता है, हमें थ्योरी पता है, हमने प्रेडिक्शन में पता है, और उससे फिर हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम सभी को पता है कि मैटर, हमने पढ़ा है इस वाले में कि मैटर क्या है, हीट करने पे एक्सपैंड करता है। तो यहाँ पे अगर हमें ये पता है, ये लोहा है, लोहा किससे बना है, आयरन, आयरन से बना है, वो जो लोहा है, आयरन है, वो क्या है, मैटर है। तो मैटर हम जानते हैं कि उसको हीट करेंगे लोहे को तो वो एक्सपैंड करेगा। तो हमने पहले ही पढ़ लिया था, ऑब्जर्व करके थ्योरी हमने पहले ही बना लिया था कि मैटर जो है एक्सपैंड करता है, तो हमें ये पता चल गया जो लोहा है वो भी क्या है, मैटर से बना है, और मैटर क्या होता है, एक्सपैंड करेगा, तो वही हमने एक्सपेरिमेंट कर दिया। तो यही चीज़ें हैं इसमें, इस तरीके से ये चलता है। ये है हमारा कंट्रोल थिंकिंग में रीजनिंग, ये था हमारा रीजनिंग। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कंट्रोल थिंकिंग के प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है, यानी कि किसी भी प्रॉब्लम को हम अपना ब्रेन लगा के हम सॉल्व कर रहे हैं, यानी कि सोल्यूशन खोज रहे हैं या आंसर खोज रहे हैं, वही क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, उसी को कहेंगे। ये क्या है, एक तरह का बहुत हायर थिंकिंग है, यानी कि बहुत ही उच्च विचार है, यानी कि इसमें हमारा बहुत ज़्यादा ब्रेन इन्वॉल्व होता है, बिना ब्रेन का यूज़ किए हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। कहते हैं ना, जितनी ज़्यादा IQ उतना जल्दी सोल्यूशन कर लेते हैं लोग, इसीलिए इसको हायर थिंकिंग कहा जाता है। तो डेफिनेशन की अगर बात करें तो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ओवरकमिंग डिफिकल्टीज दैट इंटरफेयर विद अटेनमेंट ऑफ गोल। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, बहुत सारे डिफ़िकल्टीज़ को ओवरकम करते हैं, यानी कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स को पार करते हैं और अपनी गोल की तरफ जाते हैं और अपने गोल को हम लोग अचीव करते हैं। तो यही क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो ये जो है 6 स्टेप्स में होता है, जैसे कि प्रॉब्लम अवेयरनेस। पहले तो हमें क्या करना है, प्रॉब्लम के लिए अवेयर होना है कि आखिर ये क्या प्रॉब्लम है, क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। फिर होता है प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग, यानी कि हमें प्रॉब्लम को क्या करना होगा, समझना होगा कि ये प्रॉब्लम
क्या है नहीं है, पहले प्रॉब्लम को जानेंगे कि क्या प्रॉब्लम है, फिर प्रॉब्लम को समझेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ों का हमें सोल्यूशन करना है, फिर क्या करेंगे, कलेक्शन ऑफ रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन, यानी कि जितनी ज़रूरत के इन्फॉर्मेशन है पहले उसको कलेक्ट करेंगे कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें क्या क्या जानना है। जैसे हमें मैथ्स में XYZ का वैल्यू जानना होता है, तो पहले हम लोग ये जानते हैं कि हमें क्या क्या फाइंड करना है, तो उसी तरीके से हम क्या करेंगे, उसका रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन जो ज़रूरत है जानने के लिए, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उस इन्फॉर्मेशन को खोजेंगे। फिर फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, यानी कि फिर हम सॉल्व उसका एक वो बनाएंगे कि कैसे करके हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, उसका पूरा एक क्राइटेरिया वो बना लेंगे। फिर जब हाइपोथेसिस बना लेंगे फिर हम क्या करेंगे, उसका सोल्यूशन करेंगे, सेलेक्ट करके प्रॉब्लम को उसका सोल्यूशन करेंगे, और फिर हम लोग कंक्लूजन पे पहुंच जाएंगे। इसी तरीके से ये सारे स्टेप्स को फॉलो करके हम क्या कर सकते हैं, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे अदर टाइप्स ऑफ थिंकिंग का, सेकेंड, यानी कि फ्री थिंकिंग। यानी कि फ्री थिंकिंग का मतलब ये होता है इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, हम जो चाहे जो मर्जी आए हम वो सोच सकते हैं। तो इसके 3 टाइप होते हैं, इमेजिनेशन, डे ड्रीमिंग और ड्रीमिंग। तो इन तीनों में क्या डिफरेंस है देख लेते हैं। इमेजिनेशन यानी किसी भी चीज़ को सोचना, इसमें हम क्या करते हैं, मेंटल इमेज को फॉर्म करते हैं, हम अपने मन में सोचते हैं वाओ एक हैंडसम लड़का आएगा, तो हैंडसम लड़का हम लोग अपने मन में सोचते हैं, हाँ ऐसा दिखेगा, ऐसी आंखें होंगी, ऐसी नाक होंगी, तो दैट इज़ व्हाट इज़, वो क्या है, हम अपना मेंटल इमेज फॉर्म कर रहे हैं कि ये चीज़ें ऐसी होंगी। या हम सोच रहे हैं मैं करोड़पति बन जाऊंगी तो ऐसा होगा, मतलब नॉर्मल किसी चीज़ को बारे में सोच के हम उसका मेंटल इमेज फॉर्म कर रहे हैं। हम लोग क्या करते हैं, बियॉन्ड चले जाते हैं, उस चीज़ को बारे में बहुत गहराई से सोचने लगते हैं, और इसमें क्या करते हैं, क्रिएट समथिंग ऑफ आवर ओन। इसमें क्या होता है, चीज़ों को अब जैसे हम सोच रहे हैं, हम इस चीज़ को पढ़ रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है कि मान लो कि ये रोज़ है, रोजेज आर ऑफ मरून कलर ऑल्सो फाउंड इन ब्लू कलर, ठीक है। मान लो कैसे लिखा है कि रेड कलर के भी रोज़ होते हैं और ब्लू कलर के भी होते हैं किसी किताब में, और आप उसको इमेजिन करने लग जाते हो ना कि हाँ ब्लू कलर का ऐसा दिखता होगा, रेड कलर का ऐसा दिखता होगा। तो हम अपना ही ओन, अपने आपने देखा नहीं है ग्रीन रोज़ ब्लू रोज़, बट आप इमेजिन कर रहे हो, अपना मेंटल इमेज फॉर्म कर रहे हो दिमाग में, और क्या कर रहे हो, अपने से कुछ नया सोच के, अपना सोच के इमेजिन कर रहे हो कि ऐसा दिखता होगा। फिर बात करते हैं डे ड्रीमिंग की। डे ड्रीमिंग का मतलब होता है दिन दहाड़े बैठे बैठे सोचते रहना, तो दैट इज़ डे ड्रीमिंग। डे ड्रीमिंग क्या होता है, इसमें हम लोग कुछ भी कर रहे हैं बैठे बैठे, तो हमें कुछ और ही ख्याली पुलाव पकना नहीं होता है, हम खुद ही में इमेजिन करने लग रहे हैं कि मैं एकदम करोड़पति बन गई हूँ, मेरे पास बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, एकदम इमेजिनेशन में चल रहा है, ठीक है। तो यही होता है डे ड्रीमिंग में। यहाँ पे आपने कुछ रेलेवेंट देखा है तो आप उसको इमेजिन कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे क्या है, कुछ भी नहीं हो रहा है, आप बैठे हो बट आपको ख्याली पुलाव आप पका रहे हो। और इसमें क्या होता है कि अगर ये बहुत ज़्यादा किया जाए तो आप जो है अपने रियल लाइफ में किसी चीज़ के साथ कोप अप नहीं कर पाओगे। अब जैसे कि आप इमेजिन कर रहे हो कि आप बहुत अमीर हो गए हो, लेकिन फिर जब आपका होश आता है तो अरे यार अभी तो हम गरीब है, इससे क्या होगा, आपको फ्रस्ट्रेशन होगा, आप रियल लाइफ में जो भी चीज़ें उससे आप कोप अप नहीं कर पाएंगे। फिर होता है आपका ड्रीमिंग। ड्रीमिंग का मतलब सपना देखना। सपना देखने से क्या होता है, ये क्या होता है, मेंटल एक्टिविटीज़ ऑफ लाइटर स्लीप। तो ड्रीम कब आता है हमें, जब हम सोते हैं। तो जब हम सोते हैं तो जो हम सपना देखते हैं वही क्या है, ड्रीमिंग, उसी को हम कहते हैं ड्रीम करना। इसमें क्या होता है कि जो भी चीज़ें घटना हमारे साथ हुआ होता है उसी से रिलेटेड कुछ ना कुछ हमें सपना देखने को मिलता है। इसीलिए इसमें लिखा है रिप्रोडक्शन ऑफ व्हाट हैपन ड्यूरिंग डे, यानी कि जो भी दिन में हुआ हो सकता है वो भी हमारे नींद में आए, क्योंकि वो हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं चलता रहता है। तो इमेजिन करना ये होता है कि हम किसी चीज़ को देखकर कुछ सोच रहे हैं, या उसका इमेजिन कर लिए कि ब्लू रोज़ कैसा होता होगा, तो हम इमेजिन कर लिए, हमने ब्लू रोज़ के बारे में पढ़ा तो हमने इमेजिन किया ब्लू रोज़ ऐसा दिखता होगा, ठीक है। फिर डे ड्रीमिंग ये होता है कोई काम नहीं कर रहे हैं, कोई रेलेवेंट चीज़ नहीं, लेकिन फिर भी खाली पुलाव पका रहे हैं, वाह हम अमीर हो गए, मेरे पास 4 गाड़ियाँ थी, वाह मैं बहुत सुंदर हो गई, लाइक ये सारी चीज़ें, फालतू चीज़ें हम लोग बेमतलब का जब हम सोचते हैं। और ड्रीमिंग ये होता है जब हम नींद में होते हैं, तब हम जो भी चीज़ें सपने में देखते हैं, चाहे वो दिन से रिलेटेड हो या जो भी चीज़ें हो, वो होता है ड्रीमिंग। तो दिस वॉज ऑल अबाउट फ्री थिंकिंग। तो बात करेंगे एरर्स इन थिंकिंग की। थिंकिंग में कुछ तो ऐसे मिस्टेक्स हैं जो कि गलतियाँ हो जाती हैं, तो सिर्फ इस चीज़ पर ध्यान देना है, बाकी एक्सप्लेनेशन को आप लोग जो है सुन लीजिएगा। तो पहला है पार्शलिज्म। पार्शलिज्म से ये क्लियर है कि जो ऑब्जर्वर है उसको, वो क्या करता है, चीज़ों को एक ही तरफ से, एक तरफा चीज़ों को देखता है और उसी से जजमेंट दे देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, दूसरी तरफ का भी तो पक्ष सुनना ज़रूरी है, तभी तो हम सही जजमेंट दे पाएंगे। तो वो एक तरफ का ही सुन के वो जजमेंट दे देता है, इसी को हम कहते हैं पार्शलिज्म। सेकेंड है एडवाइजरी थिंकिंग।
एडवर्सरी थिंकिंग क्या होता है कि इसमें जैसे ज़्यादातर पॉलिटिशियंस ये यूज़ करते हैं, उनका ये कहना होता है कि वो हमेशा सही होते हैं, दूसरा हमेशा गलत होता है, वो कैसे भी किसी भी तरीके से अपने आप को सही प्रूव कर ही देंगे। वो कहते हैं कि यू आर रॉन्ग सो आई शुड बी राइट, यानी कि उनको लगता है कि वो हमेशा क्या है, सही है। ठीक है। नेक्स्ट है टाइम स्केल एरर। टाइम स्केल एरर क्या होता है कि थिंकर किसी भी प्रॉब्लम को जो है लिमिटेड टाइम के लिए देखता है। उसमें क्या होता है, लिमिटेड टाइम के लिए देखने की वजह से वो चीज़ों पूरी तरीके से चीज़ों को समझ नहीं पाता है और अपना वो जजमेंट दे देता है। लाइक उसने शुरू से नहीं देखा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, अभी का प्रॉब्लम देख के सोल्यूशन देते नहीं तुम्हारी गलती है, जबकि हो सकता है स्टार्टिंग में किसी और लोगों की भी गलती होगी। तो ये क्या है, टाइम स्केल एरर। फिर बात करते हैं इनिशियल जजमेंट की। इनिशियल जजमेंट क्या होता है कि थिंकर क्या करता है, बायस अप्रोच करता है। कहने का मतलब कि वो स्टार्टिंग का ही कहानी सुन लेगा और स्टार्टिंग का ही सुन के वो क्या करता है, जज कर लेता है। और इसमें क्या हो रहा था कि ये टाइम स्केल एरर था, जब जो प्रॉब्लम चल रहा था उस वक्त का देख के जज कर दिया, पहले का नहीं देखा। और इनिशियल में ये होता है कि सुनना स्टार्ट किया और सुनते ही उसको जो लगा बिना पूरा सुने उसने क्या किया, जजमेंट दे दिया। एरोगेंस एंड कंसीट थिंकिंग में क्या होता है कि जिसने भी सोचा है उसको लगता है कि मैंने सबसे बेस्ट सोल्यूशन दिया है, मुझसे अच्छा सोल्यूशन कोई दे ही नहीं सकता और इससे अच्छा सोल्यूशन हो ही नहीं सकता है। इसी को हम कहते हैं एरोगेंस थिंकर।